हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक विद उपाध्याय सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हैं। मित्रों, यहाँ एक और रोचक बात, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग क्यों है, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत कम ही बच्चों को समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कुछ नहीं समझ में आया या हमें नहीं आ रहा है, क्या करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटें या समझें। तो उन बच्चों को खासकर ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस वीडियो में ऐसा मानकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आपने इसके पहले ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं आता है। बस मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारा ये वीडियो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखें एवं आप इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चंस बनाएं, आप उसका प्रॉपर वे में रिवीजन करें। इसके बाद आप डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप अपने लैंग्वेज में किसी दूसरे स्टूडेंट को मस्त अपने लेवल के आप ऑर्गेनिक सिखा सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में जरूर देखें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मित्रों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। मित्रों, कार्बनिक रसायन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, जैसे हम लोग बात करें ऑर्गेनिक, लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि यहाँ कार्बन व उनके यौगिक, मीन्स लिखेंगे डायरेक्टली कार्बन व कार्बन के यौगिक, आई मीन इन्हीं का अध्ययन करना है हमारे इस कार्बनिक रसायन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मूल बातें, कुछ बेसिक जानने बहुत जरूरी है। बेसिक्स, कार्बन व कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन व कार्बनिक यौगिक पढ़ने से पहले हमें एक चीज क्लियर कर लेना है कि आखिर इस टॉपिक में, इस शाखा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जिसके बारे में लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन व कार्बन के यौगिक, मतलब कार्बन के बारे में अगर हमें नॉलेज रहेगा तो ही हम कार्बन के यौगिकों के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे अगर किसी के बारे में, तो होगा कार्बन के बारे में। तो मित्रों, बेसिक में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिक मतलब कहां से कितने नीचे लेवल से बेसिक। सबसे पहले हम आपको एकदम निचले स्तर से बताएंगे, कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी होता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी होता है एवं इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये चीजें हम लोग जानेंगे। अब इसके जानने के बाद हम लोगों के पास A1 Y1 करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। इसके बाद पहला नंबर हमें जानना ये है, ये बेहद जरूरी है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों इसके सेम होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 हो गई। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमें जानना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 ही होती है। थर्ड मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 6, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6, तो हमारे पास, हमारे जहन में एक बात आती है कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो परमाणु द्रव्यमान इसका हम लोग देखने जाएं अगर, तो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या
तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का सम होता है, मीन्स योग होता है। एन न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का योग होता है। तो योग में हम लोग बोलते हैं कि 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12 हो गया। जैसे यहाँ पे पहुंचे हम लोग, एंड इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कुछ और बातें कार्बन के बारे में। हाँ, फोर्थ पॉइंट आपको बता दें कि कार्बन एक अधातु है, जो कि हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं कार्बन संबंधित। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो अपरूप होता है। फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग का है वो क्या है, अपरूप। और दोस्तों आपको बता दें कि अपरूप क्या होता है। तो अब कोई एक ही तत्व अपने भिन्न भिन्न रूपों में अगर पाया जाता है, मीन्स एक से अधिक रूपों में पाया जाए, उपस्थित हो, तो उस तत्व को हम लोग उनका अपरूप कहते हैं, मतलब उन तत्वों का अपरूप होता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पहले से पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, कि कार्बन के कुल 3 अपरूप होते हैं। और जो बच्चे 10th क्लास को भूल गए हैं उनके लिए खासकर उनको मैं बता देता हूं कि कार्बन के 3 अपरूप वो कौन कौन होते हैं। फर्स्ट होता है हीरा, सेकंड होता है ग्रेफाइट, फर्स्ट हीरा सेकंड ग्रेफाइट, एंड थर्ड वाला जो हम लोगों का होता है वो C60 फ्लोरीन होता है। C60 फ्लोरीन होता है। तो ये रहा हम लोग का कार्बन संबंधित बेसिक बात है। अब सवाल है कि तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको रिवीजन करेंगे कि कार्बनिक यौगिक पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कार्बन व उसके यौगिक के बारे में जानना। मीन्स कार्बन से संबंधित हम लोग बेसिक जानेंगे। सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कार्बन में 6 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होती है। परमाणु द्रव्यमान इसका होता है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके संपूर्ण प्रोटॉनों व संपूर्ण न्यूट्रॉनों का योगफल होता है। तो P + N 6 + 12 हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग ये जानना बेहद जरूरी है कि जैसे ही हम लोग जाने कि कार्बन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में तुरंत एक बात आएगी। वो बात किसके लिए आएगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आएगी। हमारे जहन में तुरंत एक बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हमारे दिमाग में आई, हम लोग थोड़ा सिंपल वाला, एकदम साधारण वाला लिख देंगे, जो हम लोग 10th क्लास से लिखते आ रहे हैं, 2,4। लेकिन अगर इसे हमें कोई बोले कि 1s2 2s2 के बेसिस पे लिखिए, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि 1s2 2s2 और 2p2। क्योंकि मित्रों सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो 1s में, तब 2s में, तब 2p में, ऐसे फिल होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 1s2 2s2 2p2 लिखे, तो इसमें हम लोग को दिखा कि 2s 2p जो होते हैं वे बाह्यतम कोश हुए, और इन दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 2s और 2p का इलेक्ट्रॉन मिलाकर के कुल हो गया 4। तो मित्रों ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों सेम हुए, ये दोनों ही सेम इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन, या इन्हें हम लोग बोलते हैं बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन। मित्रों संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही होता है। सेम इलेक्ट्रॉन को संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और सेम इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे कार्बन स्टेबल है, क्या यहाँ पे कार्बन स्थायित्व को प्राप्त है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई भी तत्व, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करता है। तो किसी भी तत्व का अष्टक पूरा कैसे होता है, तो हम लोग के पास अष्टक का नियम, ये एक पैटर्न हमारे पास है, एक फॉर्मूला है, 2 8 8 18 18 ऐसे करके बढ़ता है। तो क्या अब हमें देखना है कि क्या कार्बन के पास ऐसी कोई स्थिति है, तो बिल्कुल नहीं है। मीन्स कार्बन 2,4 है, 4 में कार्बन यहाँ 8 होना चाहिए, लेकिन 4 में कार्बन स्थायी नहीं है। तो कार्बन अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो कि हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मित्रों, आपको बता दें कि अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो अगला टॉपिक है कार्बन के
अष्टक पूर्ण करने के विकल्प, कार्बन के अष्टक पूर्ण करने के विकल्प, मतलब कार्बन के अष्टक पूर्ण करने के कौन कौन से विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं कि कार्बन अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कार्बन में वो कितनी है, 6 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलरेडी हम लोग 2,4 कर चुके हैं। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर हम लोग कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2,4 है, जिसे हम लोग 6 कर, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,4। अब सवाल है कि कार्बन के पास जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना अष्टक पूर्ण करेगा तो कैसे। तो कार्बन को अष्टक पूर्ण करने के लिए दो फॉर्मूले, दो कंडीशंस मिलेंगे। फर्स्ट कंडीशन और ये कंडीशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसे 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए, मतलब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया जाए तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मीन्स हम लोग फर्स्ट कंडीशन में कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कराएंगे, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। कंडीशन नंबर 2, इसमें याद है अब क्या हुआ कि इसमें जैसे हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8। एनी प्रॉब्लम। एक चीज और मित्रों, यहां पे आपको हम जैसे बता दें कि इस कंडीशंस में कार्बन के पास प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचे 2,8 हुआ, अब चेक करिए यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो 6 है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज हुआ कितने से, तो पहले से इलेक्ट्रॉन 6 था, 4 ग्रहण किया तो 6 + 4 = 10, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं -4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का अगर हम त्याग कराते हैं तो जैसे ही आप 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ त्याग कराइएगा तो यहाँ क्या है 2,0 बन जाएगा। मीन्स इसके पास पहले से प्रोटॉन कितना था 6, तो 6 का 6 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा 6 - 4 = 2। ध्यान यह हमेशा रहे आपको कि जब भी कोई तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का लाभ या हानि मतलब त्याग और ग्रहण करते हैं, वैसी स्थिति में उसके प्रोटॉनों में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब उनके प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। प्रोटॉन में कोई चेंज, प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मित्रों अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद 2,8 वाले स्थिति में आ गया, मतलब इस स्थिति में आने से कार्बन अस्थायी हुआ या नहीं हुआ ये चेक कर लेते हैं। और मित्रों यहाँ पे कार्बन का कोष ही खत्म कर दिए, मतलब कितना 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिए, त्याग करा दिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब यहाँ पे जो स्थिति हुई वो प्रथम कोष की हुई, प्रथम कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ वाली जो स्थिति हुई वो कौन सी कोष वाली हुई, द्वितीय कोष वाली स्थिति आई। अब सवाल है कि कार्बन प्रथम कोष में अस्थायित्व को प्राप्त किया या कार्बन द्वितीय कोष में अस्थायित्व को प्राप्त किया। इसको जानने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से जो इनके ऊपर स्थिति उत्पन्न होती है, जो आवेश उत्पन्न होता है, वह आवेश कैसा होता है, तो धन आवेश होता है मित्रों, धन आवेश हो गया। और अब आपने एक फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्वों के या कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो उनके ऊपर ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है, मतलब वे ऋण आवेशित होते हैं, और जो त्यागते हैं वे क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। तो अब मित्रों आपको बता दें कि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में भी कार्बन अस्थायी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी स्थिति में कार्बन अस्थायी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी स्थिति में कार्बन अस्थायी नहीं है, अस्थायी नहीं है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर
क्यों नहीं है, इतना हम लोग मेहनत किए, इतना करके आए, क्यों नहीं है, क्यों अस्थायी नहीं है। तो मित्रों क्यों अस्थायी नहीं है इसके बारे में हम लोग जस्ट चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप बताइए, आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2,8 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त हुआ। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो 2,0 मतलब 2 वाले इस वाले संयोजी कोष को प्राप्त हुआ। तो दोनों ही कंडीशंस में अष्टक नियम के अनुसार, अष्टक नियम के हिसाब से तो इसे अस्थायी हो जाना चाहिए, परंतु ये अस्थायी क्यों नहीं हो पा रहा है? तो मित्रों ये अस्थायी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन के पास पहले 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे, और किसी परमाणु में प्रोटॉनों का ये उत्तरदायित्व होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके रखे, पकड़ करके रखे। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे जब था कार्बन के पास 2,4 मतलब 6 वाली स्थिति में, तो 6 प्रोटॉनों के पास ये उत्तरदायित्व था कि वो 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ करके रखे, कैच करके रखे, जो कि एकदम सही था, पॉसिबल था। लेकिन मित्रों अब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल हो जाती है 10, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यहाँ पे 6 प्रोटॉनों के पास 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालने की, आकर्षित करने की टेंडेंसी नहीं होने के कारण ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, मतलब अनस्टेबल हो जाता है, मतलब कि अस्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। अब मित्रों आते हैं केस नंबर 2 में, सेकंड पॉइंट में। यहाँ पर हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके पास 2,0 मतलब 2 वाला फर्स्ट संयोजी कोष की बात है, प्रथम कोष का बात आया, तो प्रथम कोष में तो इसे अस्थायी हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम करवाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटॉन 6 प्रोटॉन के सामने 6 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए हम लोग इसको 6 इलेक्ट्रॉन का, अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये परमाणु का नाभिकीय भाग, ये उसका ऊर्जा स्तर या कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कुल है 6, हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या कुल है 6। अब सवाल है कि हमें यहां से इलेक्ट्रॉन, हमारे पास अभी कितने हैं बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कराना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कराते हैं। एक बात हमें बताइए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे कराएंगे? तो जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग कराना होता है तो उसमें हमें बाह्यतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि मैक्सिमम लेवल पे होनी चाहिए, मतलब बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको ऊर्जा दिए, चलिए हम लोग इसको क्या किए, ऊर्जा सप्लाई किए। मान लीजिए E1 फर्स्ट स्टेट में ऊर्जा दिए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि यहाँ पे 6 प्रोटॉनों के सामने, 6 प्रोटॉनों के सामने कितने इलेक्ट्रॉन को संभालने की थी, 6 प्रोटॉनों के सामने 6 इलेक्ट्रॉनों को संभालने का उत्तरदायित्व था। अब क्या हो गया, ऊर्जा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया। अब उसी 6 प्रोटॉन के सामने कितने इलेक्ट्रॉन को संभालने की उत्तरदायित्व है, 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए एक बार हम लोग हिम्मत करके थोड़ा सा इसमें ऊर्जा और डाले E2, तो अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और निकला। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए 6 प्रोटॉनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन को संभालने का उत्तरदायित्व है। चलिए थोड़ा सा और मेहनत करते हैं और थोड़ा सा और ऊर्जा देते हैं, E3 करते हैं। तो अब मित्रों आपको बता दें कि जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए सीधा डबल पे आ गया, कहने का मतलब है कि जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक था। अब जैसे हुआ कि हमारे पास 6 प्रोटॉनों के पास 3 इलेक्ट्रॉनों को संभालने का उत्तरदायित्व जैसे ही आया तुरंत, अब देखिए यहाँ पे बहुत खतरनाक आकर्षण हुआ, मतलब बहुत बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं प्रोटॉनों के बीच, क्योंकि 6 प्रोटॉन के बीच सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कम से कम कितने प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। अब कोई बोलेगा कि आप E4
मतलब फोर्थ स्टेज में ऊर्जा का सप्लीमेंट कीजिए, सप्लाई कीजिए और इलेक्ट्रॉन को निकालिए, तो ये किसी के लिए संभव नहीं है कि फोर्थ स्टेज में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा सप्लाई करके उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाए, क्योंकि मित्रों यहाँ पे बहुत बुरी तरह से प्रोटॉनों ने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है। मींस यहाँ पे जो 6 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है वो बहुत ही खतरनाक आकर्षण है, जिसकी वजह से ये भी संभव नहीं है। अब बताइए कि अब तक हम लोग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाए हैं, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से ये शून्य हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम हमें क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तब जाकर के ये बाह्यतम कोश जो है वो खत्म होगा। तो यहाँ पे खत्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी ये अस्थाई नहीं है। तो मित्रों जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके रखे, पकड़ करके रखे, जिसमें कंडीशन नंबर 1 हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कार्बन के 2,4 में प्रोटॉनों की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 थी, तो यहाँ पे जब बाह्यतम कोश में 4 था इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कराते हैं, तो ग्रहण कराने के पश्चात कुल मिलाकर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। इस स्थिति में 6 प्रोटॉनों के पास ये उत्तरदायी तो आता है कि वे 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ करके रखे, लेकिन इस स्थिति में ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि 6 प्रोटॉनों के बस की बात नहीं होती है 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना, पकड़ करके रखना, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कार्बन 2,8 अष्टक नियम का पालन करते हुए भी यहाँ पे कार्बन अस्थायी हो जाता है, अस्थायी नहीं होता। मित्रों चलते हैं स्थिति नंबर 1 केस नंबर 2 में। जब केस नंबर 2 में 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कराते हैं, तो यहाँ पे धनावेश की उत्पत्ति होती है और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 2,0 पे हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या तो 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2। तो बाबू इस स्थिति में आपको दिख रहा है कि 6 प्रोटॉनों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। मींस बहुत ज्यादा यहाँ पे आकर्षण है, 6 प्रोटॉनों के सामने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण, 6 प्रोटॉनों के सामने 2 इलेक्ट्रॉनों को संभालने का उत्तरदायित्व है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा आकर्षण, बहुत ही ज्यादा प्रबल आकर्षण होगा, जिसकी वजह से ये भी स्थिति संभव नहीं है, तो ये भी अस्थाई नहीं होता है, मींस अस्थाई होता है। तो मित्रों अब सवाल है कि ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो आखिर कार्बन करता क्या है जिससे इसकी अष्टक पूर्ण होती है? क्योंकि हर एक परमाणु चाहता है कि वो अपना अष्टक पूर्ण करे, क्योंकि जब तक कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण नहीं करेगा तब तक वो अस्थायित्व को प्राप्त नहीं होगा, और हर एक परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के बाद वो अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मित्रों कि कार्बन आखिर करता क्या है। जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, तो कर क्या रहा है? तो मित्रों आपको बता दें कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, मींस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। कार्बन क्या करता है मित्रों? तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो आखिर करता क्या है? तो कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करता है किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो अपने अष्टक को पूर्ण करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसको, जस्ट कुछ सेकंड के लिए हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, जिसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मित्रों जैसा कि हमने पढ़ा कि कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो आखिर करता क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, मींस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है किसी अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मित्रों की कार्बन क्या करता है। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो हम लोग जैसा फॉर एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण देखते हैं कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तो किस प्रकार शेयरिंग करता है? तो हम लोग बाबू सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं CH4 का, मीथेन।
CH4 मीथेन का उदाहरण हम लोग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमें ये बताइए कि यहाँ पे टोटल कितने तत्व हैं, तत्व कितने हैं? तो एक कार्बन है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक तत्वों के अपने अपने परमाणु होते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग देखें तो 2,4 हो जाएगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सिर्फ 1 होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग कैसे करता है। तो मित्रों, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को ऐसे लिखे C, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन राइट में, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, एक इलेक्ट्रॉन इसके अपर पार्ट, अपर साइड में रख दिया। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा रख दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। और हमारे पास मीथेन में हाइड्रोजन कुल कितने हैं? 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन को इसके राइट में, एक को इसके डाउन में नीचे, एक को इसके लेफ्ट में और एक को इसके जस्ट ऊपर अप में। अब देखिए होता क्या है बाबू, कि अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से अगर डिनोट किए हैं, सूचित किए हैं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, मतलब जस्ट अपोजिट से हम लोग ये करेंगे, ये हो गया। क्योंकि देखिए ये ब्लैक वाले जितने हैं सभी के सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं और जो ब्लू वाले हैं वो सभी के सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए साझेदारी, शेयरिंग कैसे करता है। तो कार्बन, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि शेयरिंग कैसे होती है, पहले शेयरिंग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में बैट बॉल खेलते थे, तो बचपन में जो बच्चे बैट बॉल खेलते, मान लीजिए किसी आप एक दूसरे मित्र के पास बॉल है, किसी अलग के पास बैट है, तो जब दोनों बॉल और बैट को अगर एक साथ लोग कंबाइन करता था तो उससे बहुत सारे लोग खेल सकते थे। मतलब वो बॉल और बैट वाले जो दोनों फ्रेंड्स थे, जो दोनों मित्र थे, वो आपस में अपने चीजों का शेयरिंग किए और उनके शेयरिंग करने की वजह से बैट बॉल का दोनों ने आनंद लिया। I mean, अगर बोले कि जो बॉल जिसके पास है वो अगर वो बैट वाले के साथ शेयरिंग ना करे या बैट वाला बॉल वाले के साथ शेयरिंग ना करे तो क्या वे दोनों बैट बॉल खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं। सेम टू सेम, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 2 गरीब दोस्त हैं, एक के पास रोटी है, दूसरे के पास सब्जी है। मान लीजिए जब दोनों गरीब दोस्त आपस में रोटी और सब्जी की शेयरिंग करेंगे तो दोनों गरीब दोस्त रोटी सब्जी दोनों साथ में खा सकते हैं। अगर वो शेयरिंग नहीं करते हैं तो रोटी वाला सिर्फ रोटी खाएगा और सब्जी वाला सिर्फ सब्जी खाएगा। मीन्स ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेम ऐसे ही करके कार्बन और यहाँ इस कंपाउंड मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही गरीब हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों गरीब है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपको संभावित, देखिए हमारे पास होता है ये परमाणु का नाभिक, ये उसका प्रथम कोष, ये उसका द्वितीय कोष। तो फिलहाल प्रथम और द्वितीय कोष की बात हम कर रहे हैं। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। और द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। लेकिन प्रथम कोष में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 1 की कमी है। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, मतलब इसको कितने की कमी है? 4 की कमी है। तो कार्बन को 8 पूरा करने के लिए 4 की कमी है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करना चाहेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो देखिए इन लोगों के बीच की साझेदारी ऐसे कुछ होती है। देखिए अब साझेदारी मतलब कार्बन हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी किए, तो ये इनका हो गया। अब इसी प्रकार ये साझेदारी करेंगे, सेम इसी प्रकार ये करेंगे और सेम इसी प्रकार ये भी करेंगे। अब बताइए कि क्या हाइड्रोजन के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? तो आ गए मित्रों। अब सेम उसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के ऊपर, ताकि अभी तक कार्बन के पास क्या स्थिति है, कार्बन क्या इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके। अब देखिए कार्बन में काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 1 to 8। अब देखिए ये था पहले और अब ये मान लीजिए ये हो गया पहले, कार्बन और हाइड्रोजन के पास पहले था और ये हो गया बाद में, मतलब साझेदारी करने के बाद। इसे हम लोग आफ्टर और बिफोर बोल सकते हैं। मीन्स आफ्टर और बिफोर का मतलब कि पहले और बाद में। पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे द्वितीय कोष में और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे प्रथम कोष में। अब वही हाइड्रोजन के पास साझेदारी करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में आ गए और 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास? इसके पास चले गए। मतलब कहने का कि अगर हम लोग बात करें
तो ये बिफोर वाला और ये आफ्टर वाला, यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन C एंड H, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद, इलेक्ट्रॉन का साझाकरण करने के बाद कार्बन के पास 2,8 हो जाता है और हाइड्रोजन के पास 2 हो जाता है। मतलब इन दोनों स्थिति में यहां कार्बन स्टेबल हो जाता है, मतलब कि अस्थायित्व को प्राप्त करता है। यहां पर कार्बन अस्थायी बन जाता है। चलिए बात करते हैं, ये हो गया। अब मित्रों आपको बता दें कि ये उदाहरण हुआ। अब इस तरह से बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ये हमने आपको सिंगल बॉन्ड, देखिए अब इसका जो मेन होगा वो क्या होगा कार्बन का, तो देखिए C, यहां इन 2 इलेक्ट्रॉन को साझित करने के बाद एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन साझित करके एक सिंगल बॉन्ड यहां बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक सिंगल बॉन्ड यहां और एक सिंगल बॉन्ड यहां। ये होता है हम लोग का मीथेन का स्ट्रक्चर। तो मित्रों इस तरह से न कि कार्बन या कोई अन्य सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल कोई भी बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ये टॉपिक जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा हट करके है, लेकिन है इसी से जस्ट देखिए। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड जस्ट ले लेते हैं छोटा सा उदाहरण के रूप में। मान लीजिए डबल बॉन्ड क्या है, तो डबल बॉन्ड मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लिए O2 ऑक्सीजन ले लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हो जाएगा। सभी को पता है ये बातें। अब देखिए ये 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के बाद 2,6, मतलब दोनों के पास होगा इस तरह से कुछ बनेगा इनका फॉर्मेट। देखिए O और O, इसके ऊपर भी 6 और इसके मतलब प्रत्येक ऊपर 6, मतलब इसका डॉट से हम लोग दिखा दिए, तो इनका क्रॉस से दिखा देते हैं, लाइक दिस हो गया। अब देख लीजिए कि क्या इसका अष्टक पूर्ण है, क्या 8 है इसका, क्या इसका 8 है, नहीं है। तो फिर अब क्या होगा कि ये वाला हमारे ये दोनों गरीब हैं, अब ये दोनों के दोनों गरीब हैं, तो ये दोनों चाहेंगे कि क्यों ना हम लोग आपस में साझेदारी करें और आपसी साझेदारी से ये लोग अपना अष्टक को पूर्ण करके अपने अस्थायित्व को प्राप्त होना चाहेंगे। और मान लीजिए यहाँ वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से हटाता है, बीच में ला करके रख देता है शेयरिंग के लिए, मतलब साझेदारी के लिए। तो यहाँ वाले का भी फर्ज बनता है कि ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ बीच में रख दे साझेदारी के लिए। तो अब बताइए जब दोनों साझेदारी करते हैं तो यहां जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए तो इनका साझाकरण कुछ इस तरह से होगा और इनका साझाकरण कुछ इस तरह से होगा। तो मित्रों अब देखिए जरा कि अब ये चेक कीजिए कि क्या ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं हुए। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इधर वाले ऑक्सीजन के पास, राइट वाले ऑक्सीजन के पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर के बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। सेम टू सेम लेफ्ट वाले के पास भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। क्या इनका अष्टक कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। मतलब ये कि अब देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो अभी इनका जो शेयर करने का तरीका था, जो साझा करने का तरीका था, वो सही नहीं था, जिसकी वजह से ये अपने अष्टक को प्राप्त नहीं कर सके। तो मित्रों अब देखिए क्या होगा कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहां से हटा करके ये बीच में लाएंगे शेयरिंग के लिए, और ये भी वाला अपना हटा करके ये भी क्या करेंगे, बीच में लाएंगे। तो मित्रों अब देखिए ये साझा करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरह से। अब जरा काउंट कीजिए, लेफ्ट वाले के पास और राइट वाले के पास दोनों का मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि अब जाकर के इनका अष्टक कंप्लीट हुआ। तो मित्रों कहने का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके डाउन में। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड, नीचे नीचे मिलकर के नीचे एक सिंगल बॉन्ड। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब देखिए यहाँ क्रॉस क्रॉस और यहाँ क्रॉस क्रॉस। मित्रों ये हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, जो हम लोग द्विआबंध की बात की। जैसे हम लोगों ने देखा कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो सिंगल बॉन्ड बना। अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में
साझा हुआ। अब देखिए मित्रों, इसको कोई जरूर नहीं है कि हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि जो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन दिख बचे हैं वो छुपे हुए हैं, हमें जरूरत के हिसाब से हम इसको दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। अब आइए ट्रिपल बॉन्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिपल बॉन्ड, तो मित्रों ट्रिपल बॉन्ड भी सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग सिंगल बॉन्ड का साझेदारी दिखाए, डबल बॉन्ड का साझेदारी दिखाए, उसी तरह से हम लोग अब इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की भी साझेदारी दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं N2 नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का आई थिंक परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, राइट। चलिए ओके, 2,5। जैसे हम लोगों ने 5 देखा, हमारे जहन में एक बात आई कि अरे 5 है, मतलब ये तो 8 से 3 कम है, इसका मतलब कि ये भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, क्योंकि इसके पास भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब साझेदारी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आखिर वो क्या करे। देखिए साझेदारी कैसे करते हैं, नाइट्रोजन N और नाइट्रोजन N हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इसके डाउन लेफ्ट में, एक इसके डाउन में और एक इसके राइट में, लाइक दिस हो गया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इधर राइट, एक डाउन और एक, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, 5-5 हो गए दोनों के। अब देखिए ये अगर ऐसे है तो क्या इनका हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। अगर मान लीजिए कि यहां से ये शेयर कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये शेयर किए और सपोज कीजिए कि ये भी ऐसे लाइक दिस शेयर किए, तो जरा काउंट कीजिए कि इसके पास 2, 3, 4, 5 और एक 6 आएगा, इसके पास 1, 2 बाकी 6 आएंगे, मतलब दोनों के पास 6 आएंगे। क्या ऑक्टेट पूरा हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, नहीं हुआ। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इरेज कीजिए और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को बीच में डालिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाइए और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बीच में डालिए। अब चेक कीजिए कि क्या इनका अष्टक पूर्ण हुआ या नहीं। बाबू देखिए यहां से 4 और 3 7, 4 और 3 7, मतलब यहां फिर से 7 इलेक्ट्रॉन, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मित्रों आपको बता दें कि यहां से ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ये और यहां से ऐसे, मतलब अब देखिए इनका अष्टक पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। तो हो गया मित्रों, जैसे इनका अष्टक पूर्ण हुआ हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन N और नाइट्रोजन N, अब देखिए इनके पास ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है, मतलब अनपेयर्ड है। तो क्यों ना हम इनको पेयर में करके दोनों को ऊपर लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा सा सुंदर दिखेंगे। और ये अकेले हैं तो फिर ये अनस्टेबिलिटी कॉज करते हैं, मीन्स अस्थायित्व बनाते हैं, इसलिए ये दोनों सिंगल बॉन्ड, ये दोनों सिंगल बॉन्ड और ये दोनों सिंगल बॉन्ड। मित्रों ये हो गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके जो आबंध बना। अब रही बात कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको N और N ऐसे लिखेंगे, हो गया। इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग कहते हैं साझित इलेक्ट्रॉन, या अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, मतलब 2 परमाणुओं के बीच, 2 नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना, 2 ऑक्सीजन के बीच यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण किया गया तो यहाँ पे हमें क्या बना, तो यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड मीन्स मीथेन का फॉर्मेशन हुआ। तो मित्रों ऐसे करके 1 बाय 1 करके हम लोग साझाकरण करके ऐसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये हो यहां तक हम लोगों का जो अब तक का था इस वीडियो में, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, जो एकदम बच्चे मन से पढ़ेंगे इसको। बस आपसे हमारी यही आशा है, यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एकदम प्रॉपर वे में स्टडी करें, धीरे धीरे करके स्टडी करें। जब आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा बैक करके स्लो करके देखें, ठीक है। चलिए थैंक यू।